आदित्य, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। मेरी एक ही पुत्री थी, वह भी एक श्राप के चलते 9 महीने से मुझसे दूर है। और उस श्राप को तोड़ने के लिए एक ही उपाय है, वह है उस जादुई पंछी का पंख। अगर तुम उस पंछी का एक पंख लाकर दो तो उस पंख से इस श्राप को तोड़ा जा सकता है। महाराज, मैं इस कार्य को जरूर करूंगा, लेकिन उससे पहले क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर राजकुमारी जी को वह श्राप कैसे लगा? जरूर आदित्य, अगर तुम जानना चाहते हो कि वह श्राप कैसे लगा तो सुनो। यह बात 9 महीने पहले की है, जब सुबह सुबह राजकुमारी ने मुझसे आकर कहा, पिताजी, पिताजी, पता नहीं आज क्यों मेरा मन जंगल घूमने जाने का कर रहा है। अगर आप आज्ञा दे तो मैं जंगल घूमने जाऊं। हाँ हाँ पुत्री, आज्ञा है, परंतु तुम अकेले नहीं जाओगी, अपने साथ कुछ सैनिकों को ले जाओ। मंत्री जी, हमारे सबसे बहादुर 2 सैनिकों को राजकुमारी के साथ भेज दो। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी 2 सैनिकों को राजकुमारी के साथ भेज देता हूँ। फिर राजकुमारी 2 बहादुर सैनिकों के साथ घोड़े पर सवार होकर राजमहल से बाहर निकल सैनिकों से बोली, अरे सैनिकों, हमारे पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ जंगल है और तुम पिताजी के साथ हमेशा शिकार पर आया करते हो, तो बताओ सबसे ज्यादा खूबसूरत जंगल कौन सा है? हम आज वहीं चलेंगे। राजकुमारी की यह बात सुनकर सैनिक बोला, राजकुमारी जी, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा खूबसूरत जंगल पश्चिम का है, क्योंकि वह जंगल काफी रहस्यमयी दिखता है। और तो और उस जंगल में कई सारे विचित्र प्राणी भी रहते हैं, जो नसीब वालों को ही दिखाई देते हैं। अगर ऐसी बात है सैनिक, तो हम उसी जंगल में चलेंगे। चलो आगे बढ़ो। फिर राजकुमारी की यह बात सुनकर सैनिक उनके पीछे पीछे चल देते हैं। कुछ देर चलने के बाद राजकुमारी जंगल पहुंचती हैं, तो देखती हैं कि सचमुच वह जंगल काफी खूबसूरत दिखाई देता है। यह देखकर राजकुमारी बोली, अरे वाह सैनिक, तुमने तो सच कहा, यह जंगल सचमुच बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। चलो आज हम जंगल की गहराइयों में चलते हैं, क्योंकि हमें कुछ विचित्र प्राणी भी देखने को मिल जाएंगे। जो आज्ञा राजकुमारी जी, चलो हम चलने के लिए तैयार हैं। राजकुमारी ऐसे ही जंगल की खूबसूरती का आनंद लेते हुए चली जा रही थी कि तभी सैनिक बोला, अरे अरे राजकुमारी जी, रुकिए जरा और उधर देखिए उस पंछी को, वह दिखने में कितनी सुंदर दिख रही है। राजकुमारी मुड़कर देखती हैं तो सच में एक फूल पर एक नन्हा सा पक्षी बैठे हुए हैं, जो देखने में बहुत ही सुंदर और अद्भुत दिखाई दे रहा था। उसे देखकर राजकुमारी बोली, अरे वाह वाह, वह पंछी तो सच में बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही है। चलो उसके पास चलकर देखते हैं। फिर राजकुमारी उस पक्षी के पास जाकर गौर से देखते हुए बोली, अरे वाह सैनिक, यह पंछी तो सचमुच बहुत ही खूबसूरत है। जाओ और उस पंछी को पकड़ कर लाओ, मैं इसे राजमहल लेकर जाऊंगी। लेकिन राजकुमारी जी, आप इस पंछी को पकड़कर क्या करेंगी? सैनिक, मैं इस पंछी को राजमहल लेकर जाऊंगी और एक पिंजड़े में कैद करके रखूंगी, ताकि मैं इसे रोज देख पाऊं। नहीं नहीं राजकुमारी जी, आप ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि यह पंछी कोई साधारण पंछी नहीं है, बल्कि एक जादुई पंछी है और इन्हें कोई कैद नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने से इनकी मृत्यु हो जाती है। मैं ऐसी बातों को नहीं मानती। जाओ और उस पक्षी को पकड़कर मेरे पास ले आओ, यह मेरा आदेश है। नहीं नहीं राजकुमारी जी, ऐसा ना कीजिए, यह बात सच है। राजकुमारी सैनिक की यह बात सुनकर क्रोधित हो गई
और वह स्वयं अपनी सवारी से उतरकर उस पक्षी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी कि तभी पक्षी बोला, रुक जाइए राजकुमारी जी, यह बात सच है कि हमें कोई कैद नहीं कर सकता, और सिर्फ कैद ही नहीं, हमें कोई इंसान स्पर्श भी नहीं कर सकता। यह इस जंगल का नियम है। चाहे जो भी हो, अब मैं तुम्हें राजमहल लेकर ही जाऊंगी। राजकुमारी पक्षी के बार बार मना करने के बाद भी नहीं मानती है और जाकर उस पक्षी को पकड़ लेती है। जैसे ही राजकुमारी उस पक्षी को अपने हाथों में उठाती है कि तभी अगले पल ही उस पक्षी का रंग काला पड़ने लगा और देखते ही देखते उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर राजकुमारी बोली, अरे अरे सैनिक, यह क्या हुआ? यह तो मर गई। ऐसा कैसे हो सकता है? राजकुमारी इतना बोल ही रही थी कि तभी एक और पक्षी उड़ता हुआ आया और रोते हुए बोला, अरे मूर्ख राजकुमारी, तुमने मेरे बच्चे को स्पर्श किया। क्या तुझे मालूम नहीं, इस जंगल के किसी भी प्राणी को कोई इंसान स्पर्श नहीं कर सकता। अगर वह ऐसा करता है तो उस प्राणी की उसी क्षण मृत्यु हो जाती है। मुझे माफ कर दीजिए चिड़िया बहन, मैं इस पंछी की सुंदरता देखकर मोहित हो गई थी और इस पंछी को अपने कक्ष में रखना चाहती थी ताकि इसे रोज देख पाऊं। राजकुमारी, तुम्हारी इतनी घिनौनी नीयत कि तुम एक सुंदर पक्षी की सुंदरता देख उसकी आजादी की एक पिंजरे में कैद करना चाहती हो, तो सुनो, मैं आज तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस तरह तुमने मेरी बच्ची की सुंदरता देख उसकी आजादी कैद करने की ख्याल अपने मन में लाई, उसी तरह तुम्हारी ये सुंदरता इतनी बदसूरत हो जाएगी कि तुम स्वयं को एक कक्ष में कैद कर लोगी। तब तुम्हें पता चलेगा कि किसी की आजादी कैद करने का क्या एहसास होता है। चिड़िया यह बोलकर वहां से अदृश्य हो जाती है। राजकुमारी रोती हुई महाराज के पास आई और सारी बात बताने लगी। महाराज यह सारी बात सुनकर गंभीर स्वर में बोले, पुत्री, जब तुमसे बोला गया कि उस जंगल के किसी भी प्राणी को स्पर्श मत करना, तो तुमने ऐसा क्यों किया? राजा ने यह बोला ही था कि तभी उन्हें राजकुमारी के हाथ पर एक काला सा दाग दिखाई दिया। बेटी, यह तुम्हारे हाथ में कैसा काला निशान है? इससे पहले तो कभी नहीं दिखाई दिया। राजकुमारी देखती हैं तो उनके हाथ में एक काला सा दाग दिखाई देता है और वह दाग देखते ही देखते राजकुमारी के पूरे शरीर में फैल जाता है। जो राजकुमारी कुछ क्षण पहले इतनी सुंदर दिखाई दे रही थी, वो अब इतनी बदसूरत हो गई कि उन्हें कोई देखना तो दूर, उन्हें कोई पसंद तक ना करता था। यह देखकर राजकुमारी रोती हुई अपने कक्ष में चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर ली। राजा ने बाहर से आवाज दिया दरवाजा खोलने को, लेकिन राजकुमारी ने ना ही तो दरवाजा खोली और ना ही कुछ बोली। और बेटा, उस दिन से मैंने अपनी पुत्री को आज तक नहीं देखा। हमने न जाने उस पंछी को कहां कहां खोजा, लेकिन वह हमें कहीं नहीं मिली। और अब मिली है तो मुझ में इतनी हिम्मत नहीं बची कि मैं उस तांत्रिक से लड़ पाऊं। महाराज जी, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं उस पंछी का एक पंख जरूर लेकर आऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। इतना कहकर आदित्य भोला के पास गया और बोला, भोला भाई, अब तुम मुझे यह बताओ कि उस तांत्रिक का गुफा आखिर जंगल में किस तरफ है? भोला ने आदित्य को उस गुफा का रास्ता बता दिया। आदित्य ने यह बात सुनकर राजा के पास आया और बोला, महाराज जी, आप मुझे जाने की आज्ञा दे। ठीक है पुत्र, तुम जाओ और सफल होकर आओ। फिर आदित्य राजा का आज्ञा लेकर जंगल की तरफ चल देता है। काफी देर चलने के बाद उसे रास्ते में एक साधु बेहोश अवस्था में दिखाई देते हैं। यह देखकर आदित्य साधु के पास गया और उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन साधु जी नहीं उठे। यह देखकर आदित्य पास में पड़े एक कमंडल को उठाया और तालाब से पानी भरकर लाया। फिर वह पानी आदित्य साधु जी के शरीर पर डालता है तो साधु जी तुरंत उठकर बैठ जाते हैं।
हे गुरुवर, आखिर आपको क्या हुआ? आप इस तरह रास्ते में बेहोश अवस्था में क्यों पड़े हो? पुत्र, मैं इस रास्ते से अपनी कुटिया की ओर जा रहा था कि तभी अचानक ही मुझे चक्कर आया और गिर पड़ा। लेकिन पुत्र, तुम इस घने जंगल में अकेला कहाँ जा रहे हो? फिर आदित्य साधु जी को सारी बात बताने लगा। पुत्र, तुमने उस राजकुमारी और गांव वालों के लिए अपनी जान खतरे में डाली, लेकिन उस तांत्रिक को मारना इतना भी आसान नहीं है। चाहे जो हो जाए बाबा जी, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। अच्छा ठीक है बाबा जी, अब मैं चलता हूँ। मुझे देर हो रही है क्योंकि इस काम को आज ही करना है। फिर आदित्य साधु जी को नमस्कार किया और वहाँ से चल दिया। काफी देर चलने के बाद आदित्य उस गुफा के बाहर पहुंचा और बोला, हाँ, मुझे लगता है यह वही गुफा है जिसके बारे में भोला ने कहा था। चलो अंदर चलकर देखता हूँ। फिर आदित्य गुफा के अंदर जाकर देखा तो उसे एक भयानक सा तांत्रिक दिखाई देता है जो कि एक तंत्र विद्या में लीन था। आदित्य देखता है पास में ही कुछ गांव वाले और उस पक्षी को पिंजरे में कैद करके रखा हुआ है। यह देखकर आदित्य क्रोधित होकर बोला, अरे दुष्ट तांत्रिक, तेरी इतनी हिम्मत! मेरे रहते हुए मेरे गांव वालों की बलि देगा? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आदित्य की यह बात सुनकर तांत्रिक खड़ा हो गया और गौर से देखते हुए बोला, तू यहाँ भी आ गया? तूने ही मेरे भेजे हुए राक्षस को मार डाला। इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। तू सजा तब देगा ना जब तू जिंदा रहेगा। आदित्य इतना कहकर अपना तीर सीधे उस तांत्रिक को मारता है। तीर सीधे तांत्रिक के सीने में जा लगा, लेकिन उस तांत्रिक को कुछ भी नहीं हुआ। यह देख तांत्रिक जोर जोर से हंसने लगा। अरे बच्चे, तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, चाहे जितना जोर लगा ले। आदित्य फिर से अपना तीर उस तांत्रिक की ओर मारता है, लेकिन फिर वही हुआ जो पहले हुआ था। तीर तो तांत्रिक को लगा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ। यह सब देखकर पक्षी बोला, आदित्य, इस तरह तुम उसे नहीं मार सकते। अगर तुम्हें उसे मारना है तो तीर उसकी दाहिनी आंखों में मारो, तभी वह मरेगा। आदित्य फिर से अपना तीर उस तांत्रिक की ओर मारता है। वह तीर उस तांत्रिक के दाहिने आंखों में जा लगा। अरे ये कैसे हो सकता है? तुम्हें कैसे पता चला? मेरा प्राण मेरी दाहिने आंखों में है। बचाओ बचाओ! तांत्रिक चीखते चिल्लाते वहीं जल के राख हो जाता है। तांत्रिक के मरते ही गांव वाले और वह पंछी आजाद हो जाते हैं। आदित्य, मैं तुम्हारे जैसा बहादुर व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन में आज तक नहीं देखा। बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी जान बचाई। नहीं नहीं चिड़िया रानी, यह तो एक इंसान का फर्ज होता है कि वह एक दूसरे की मदद करे, और मैंने तो बस वही किया। तुम्हारा और अपने गांव वालों की मदद की। वैसे चिड़िया रानी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बोलो आदित्य, तुम्हें कैसी मदद चाहिए? तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए तुम जो बोलोगे मैं वह करने के लिए तैयार हूँ। चिड़िया रानी, मुझे तुम्हारा एक पंख चाहिए। मुझे इसकी बहुत जरूरत है। आदित्य, आखिर तुम मेरे पंख का क्या करोगे? फिर आदित्य चिड़िया को सारी बात बताने लगा। आदित्य, मुझे माफ कर दो। मैंने उस दिन क्रोधित अवस्था में उन राजकुमारी को श्राप दिया था, लेकिन अब उन्हें उनके किए की सजा मिल चुकी है। इसलिए मैं तुम्हें अपना एक पंख जरूर दूंगी। चिड़िया इतना बोलकर अपना एक पंख जमीन पर गिराती है। उस पंख को आदित्य अपने हाथ में उठाता है और उस चिड़िया का शुक्रिया बोलकर वहां से चल देता है। आदित्य राजमहल पहुंचता है। मंत्री जी, आखिर आप शर्त हार ही गए।
मैंने कहा था कि आदित्य एक बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति है। वह गांव वालों को और उस पंछी का पंख जरूर लेकर आएगा। हाँ हाँ महाराज जी, मैंने शर्त हार गया, लेकिन अब मुझे लगता है इस पंख को राजकुमारी के शरीर से स्पर्श करा देना चाहिए। जी मंत्री जी, आपने सही कहा। रामेश्वर काका, आप यह पंख लीजिए और राजकुमारी के शरीर से स्पर्श कराकर उन्हें यहाँ लेकर आइए। फिर रामेश्वर आदित्य से वह पंख लेकर राजकुमारी के कक्ष के बाहर पहुंचकर बोला, राजकुमारी जी, अब तो आप दरवाजा खोल ही दीजिए। शायद आपको पता नहीं मैं क्या लेकर आया हूँ। आप आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हो और क्या लेकर आए हो? राजकुमारी जी, मैं वह पंख लेकर आया हूँ जिसे स्पर्श करने से आपका श्राप टूट जाएगा। सच में रामेश्वर काका, यह बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। आप एक काम कीजिए, उस पंख को वहीं रख दीजिए। मैं स्वयं उस पंख से खुद को स्पर्श कर लूंगी। फिर रामेश्वर ने पास पड़े एक फूल पर उस पंख को रखकर वहां से चल दिया। कुछ देर बाद राजकुमारी अपने कक्ष से बाहर आई और उस पंख को अपने हाथ में उठाई। राजकुमारी जैसे ही उस पंख को अपने हाथ में उठाती हैं, वैसे ही तेज प्रकाश के साथ वह पहले जैसी हो जाती है। यह देखकर राजकुमारी हंसते हुए महाराज के पास भागती है। तब महाराज ने राजकुमारी को देखकर रोते हुए बोला, मेरी पुत्री, तुम्हें शायद पता नहीं, तुम्हें देखने को मेरा दिल कितना तड़फा है। आदित्य, यहाँ आओ मेरे पास। पुत्री, यह वही लड़का है जिसने अपनी जान पर खेलकर तुम्हारे लिए वह पंख लेकर आया है। आदित्य, तुमने अपना वादा पूरा किया, अब मेरी बारी है। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी कृपया कर दीजिए कि मेरा और मेरे माता पिता का 2 टाइम पेट भर जाए, बस। राजा आदित्य की बात सुनकर सोच में पड़ गए और बोले, आदित्य, मुझे लगता है मेरे बाद इस राज्य को तुमसे अच्छा कोई दूसरा राजा नहीं मिलेगा, और ना ही मेरी पुत्री को तुमसा कोई दूसरा बहादुर जीवन साथी। महाराज जी, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ समझा नहीं। आदित्य, मैं यह कहना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी पुत्री से विवाह करोगे? महाराज जी, अगर आप और राजकुमारी जी इस बात से सहमत हैं, तो मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ। फिर कुछ दिन बाद आदित्य और राजकुमारी का विवाह बड़े ही धूमधाम से कर दिया जाता है। आदित्य अपने माता पिता के साथ राजमहल में खुशी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब मुरली टून्स।